गरीब माँ की दो बेटियां। रूपा और सीमा दो बहनें थी। सीमा 12 साल की थी और रूपा 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों अनाथ और अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। अरे तू यहाँ बैठकर टीवी देख रही है? जा जल्दी से छत पर से कपड़े उतार कर ला, बाहर बारिश आने वाली है। रूपा बाहर जाती है तो तेज बिजली कड़क रही थी। रूपा अपने कान बंद करके वहीं रुक जाती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब तो बारिश शुरू हो गई है, क्या करूं? अगर कपड़े नहीं उतारे तो चाची बहुत मारेगी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये सीमा ना जाने कहाँ मर गई, कब से उसे समोसे लाने के लिए भेजा है। माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद वो वहीं रुक गई होगी। अरे बारिश ही तो है बेटा, कौन सा उसने पानी में धुल जाना था। मेरे बेटे को भूख लगी है, आने दे इसको आज। आशा दरवाजे पर देखती है तो रूपा अभी भी वहीं खड़ी थी। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे सारे कपड़े गीले हो गए होंगे। आशा की आवाज सुनते ही रूपा बारिश में ही छत पर भाग जाती है और कपड़े उतार कर नीचे लाती है। तभी सीमा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे रूपा, तू तो पूरी तरह से भीग गई है। ला इधर कपड़े दे मेरे पास और ये समोसे चाची को पकड़ा दे। सीमा गीले कपड़े रूपा से लेकर एक कुर्सी पर रख देती है और रूपा समोसे अपनी चाची को देती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो सारे कपड़े गीले कर दिए। और तू कहाँ मर गई थी? अभी समोसे लेकर आ रही है। तुम दोनों को ना एक भी काम करने के लिए बोलो तो एक काम ठीक से नहीं करती हो, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। आशा अपने बेटे अजय को समोसा देती है। समोसा देखकर रूपा का भी मन करता है कि वो समोसा खाए और वो ललचाई आंखों से अजय को समोसा खाते हुए देख रही थी। चाची मुझे भी समोसा खाना है। अच्छा जी, समोसा खाना है तुझे? आ इधर आ, अभी तुझे समोसा देती हूँ। रूपा जैसे ही समोसा लेने के लिए आगे आशा के पास बढ़ती है तो आशा उसे जोरदार चांटा जड़ देती है। रूपा की आवाज सुनकर सीमा वहां आती है। क्या हुआ रूपा, क्यों रो रही हो? दीदी, चाची ने मुझे चाटा मारा। चाची जी, आपने रूपा को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को ना ही खाना मिलेगा। और सुनो, तुम इस घर के अंदर से ना बाहर निकलो। चलो दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो। और आशा सीमा और रूपा को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वो पहले ही बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची जी, आप ऐसा मत करो ना, हमें अंदर ही रहने दो। लेकिन आशा उनकी एक नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। दीदी, चाची हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तो एक समोसा ही मांगा था। रूपा, तुम्हें समोसा खाना था तो मुझे बोलती ना, मैं तुम्हारे लिए समोसा बना देती। तुम्हें याद है जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पिताजी के साथ समोसा बनवाया है। अब जब भी तुम्हें समोसा खाना हो ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने हाथ से समोसा बनाकर खिलाऊंगी। सीमा और रूपा के पिताजी का अपना होटल था। रूपा तब 2 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई थी। कैसे भी करके उसके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को पाला, लेकिन कुछ साल के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद घर और होटल उसके चाचा ने संभाल लिया था और दोनों बच्चियों से आशा घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर दोनों बच्चियां बारिश में खड़ी भीग रही थी। कुछ देर के बाद अशोक होटल से घर आता है। अरे तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? चाचा जी, वो रूपा ने चाची जी से समोसा मांगा तो उन्होंने इसे चाटा मारा और हमें बारिश में खड़ा कर दिया। अरे तुम दोनों घर के अंदर चलो। नहीं चाचा जी, चाची हमें मारेगी। तभी आशा चिल्लाती हुई बाहर आती है। हाँ हाँ, देखो तो जरा कैसे अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों को बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? देखो कैसे ठंड से कांप रही हैं। अरे आप तो ना बस रहने दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। मैंने बोल दिया है जी, अगर आज ये दोनों घर के अंदर आएंगी ना तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी।
अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर ये दोनों बीमार हो जाएंगी तो अरे नुकसान तो हमारा ही होगा ना। इनका इलाज भी हमें करवाना पड़ेगा और ऊपर से तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बुला लीजिए, लेकिन सुनो, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद बुलाना। 1 घंटे के बाद? अजय बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोल दे कि घर के अंदर आ जाएं और सारे बर्तन साफ कर लें। अरे सुनो, माँ ने बोला है अंदर जाओ और बर्तन साफ करो। दोनों बच्चियां ठंड से कांपती हुई अंदर आती हैं और सीमा अंदर जाकर बर्तन साफ करने लगती है। एक दिन आशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ, दोनों घर का सारा काम कर लेती हैं, तुम बस पूरे पैसे लेकर आना। आशा की बात सीमा सुन लेती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती कि उसकी चाची किससे बात कर रही थी। अगले दिन, सुनो, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बाजार से नए कपड़े लेने जाना है हमें। क्या नए कपड़े? दोनों बच्चियां तैयार हो जाती हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। आशा ने उन दोनों को दुकान पर बैठने के लिए बोला। सुनो, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ देर के बाद एक लंबा चौड़ा सा आदमी वहाँ आता है। अरे सुनो, तुम दोनों सीमा और रूपा हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो दूसरा रास्ता है, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। अरे हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। हम दोनों चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है, आप यहाँ से जाओ। अरे चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। सीमा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सीमा उस आदमी को जोर से धक्का मारती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है। रूपा, रूपा जल्दी भागो यहाँ से। दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। आदमी उठकर उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो दोनों भागते हुए कैसे भी करके अपने घर पहुँच जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि आशा किसी पर फोन पर चिल्ला रही है। अरे वो दोनों अगर घर वापस आई ना तो देखना तुम, वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? अभी जल्दी जाओ और उनको ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे तो वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी एक औरत अपना ठेला लेकर वहाँ से गुजर रही थी। दोनों बच्चियाँ उस औरत को देख रही थी। बेटा, तुम दोनों यहाँ अकेली बैठी हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अरे रोना बंद करो, तुम लोग मैगी खाओगे? मैं ना मैगी बेचती हूँ। वो औरत उन दोनों बच्चियों को मैगी बनाकर देती है और वो दोनों खुशी खुशी मैगी खाती हैं। उसके बाद वो औरत पूछती है तो सीमा उसको सारी बात बताती है। तुम्हारी चाची तो बहुत बुरी है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं यहीं पास में अकेली रहती हूँ, अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद वो औरत उन्हें अपने घर ले जाती है और वो उसे प्यार से मौसी बुलाने लगते हैं। जानवी उन बच्चियों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। तब से वो अकेली ही मेहनत कर कर अपना जीवन जी रही थी। कुछ दिनों के बाद वो दोनों का दाखिला पास के स्कूल में करवा देती है। अब रूपा और सीमा सुबह स्कूल जाती और शाम को अपनी मौसी जानवी के साथ मैगी बेचने जाती। दोनों बच्चियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर बार वो अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और मेहनत करते करते दोनों अफसर बन गई थी। मौसी जी, अगर आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। अरे बेटा, ये सब तो मैं सोचती हूँ कि अगर तुम दोनों मेरे जीवन में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। तुम दोनों अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्चियों। सीमा और रूपा अपनी मौसी को अपने गले लगाते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ आशा का बेटा अजय बड़ा होकर नशा करने लगा था और नशे की लत में उसने अपना घर बार सब बेच दिया और आशा और अशोक को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ हमारे बेटे ने कितना बुरा किया है। देखो तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आखिर तो हमें कौन सी सजा दे रहा है? अरे भूल गई तुमने उन बच्चियों के साथ कितना बुरा किया था। ये सब उसी का नतीजा है।
आज की कहानी है दौलतपुर गांव की, जो शहर के पास ही बसा हुआ था। उस गांव में कांता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कांता की दो बहुएं थी। कांता के बेटे शहर में नौकरी करते थे। कुछ समय पहले कांता के छोटे बेटे मोहित की मौत हो गई थी। मोहित की पत्नी की दो बेटियां थी। रीना की बेटियां होने की वजह से उसकी सास और जेठानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन काव्या और आशु घर के बाहर खेल रहे होते हैं कि तभी आशु गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। आशु रोते हुए घर के अंदर चला आता है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? और ये चोट कैसे लगी तुझे? जरूर इस काव्या ने ही तुझे मारा होगा, है ना? सीमा काव्या को एक चांटा जड़ देती है और काव्या रोने लगती है। दीदी, आशु खुद से गिर गया था, काव्या ने उसे नहीं गिराया था। अच्छा जी, तेरी बेटी ने मेरे बेटे को नहीं गिराया तो वो क्या अपने आप गिर गया? हाँ ताई जी, आशु अपने आप गिर गया था। तभी वहां कांता भी आ जाती है। अरे सीमा बहू, क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? माँ जी, इन मनहूसों ने ना आशु को गिरा दिया और देखो उसे कितनी चोट लग गई है। हाय राम, ये क्या किया तुम दोनों ने? एक ही पोता है मेरा। मेरे बेटे को तो तुम दोनों निकल गई हो, अब मेरे पोते को मार डालोगी क्या? रीना अपनी सास और जेठानी के ऐसे ताने सुनकर रोने लगती है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटियां आशु को अपने आप से ज्यादा बढ़कर ख्याल रखती हैं। मेरी बेटियां मनहूस नहीं है माँ जी, वो आपकी भी पोतियां हैं। आप लोग आशु से ही पूछ लीजिए कि उसे चोट कैसे लगी थी। बताओ आशु बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी थी? हाँ दादी, माँ, मैं ना खुद से ही गिर गया था। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि काव्या ने उसे नहीं गिराया था। अरे तो फिर चोट तो लगी गई ना। जब भी इन मनहूसों के साथ खेलता है तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसे। बस दीदी, बस कीजिए आप। मेरी बेटियों को मनहूस मत कहिए। इन मासूमों की क्या गलती है जो आप इनको इतना भला बुरा कहती रहती हैं? इनके पापा हमें छोड़कर चले गए तो इसमें इन बच्चियों का क्या कसूर है दीदी? जब से तुम्हारी बेटियां पैदा हुई हैं, हमारे घर को इनकी मनहूसियत ने घेर लिया है। अच्छा होता इनको पैदा होते ही तुम मार देती। माँ जी बस करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं और नहीं सुन सकती अपनी बच्चियों के बारे में। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है मेरी बेटियों से तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सीमा रीना के घर छोड़ने वाली बात से बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, अगर ये यहाँ से चली जाए तो सारी जायदाद हमारी होगी। हाँ हाँ, चली जाओ यहाँ से और फिर कभी पैर मत रखना इस घर में, समझी? रीना अपना कुछ सामान लेती है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। नहीं माँ, मैं भी काव्या दीदी और सानवी दीदी के साथ जाऊंगा। नहीं आशु, तू इन मनहूसों के साथ कहीं नहीं जाएगा। आशु उनके साथ जाने के लिए रोता रहता है, लेकिन रीना अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। इतनी ठंड में अपनी दोनों बेटियों के साथ रीना चली ही जा रही थी। माँ, मेरे पैर दुखने लगे हैं और मुझे ठंड भी लग रही है माँ। हाँ माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटी, अब तो भगवान ही हमारा सहारा है। अभी कुछ देर और चलो मेरी बेटी, अगर कोई जगह मिलती है तो हम वहाँ कुछ देर आराम कर लेंगे। रात हो गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रीना एक फुटपाथ पर अपनी बेटियों के साथ बैठ जाती है और अपने पति को याद करके रोने लगती है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं अपनी बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों को कहाँ लेकर जाऊंगी, कैसे पालूंगी। अगर आज ये होते तो मुझे और मेरी बेटियों को घर वालों के ताने नहीं सुनने पड़ते। ऐसे ही इतनी भयंकर ठंड में वो अपनी रात गुजारती हैं और अगले दिन वहां उसी फुटपाथ पर एक समोसे की रेहड़ी वाला आदमी वहां पर खड़ा हुआ था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। काव्या, बस कुछ देर और, फिर मैं आपको समोसे खिलाऊंगी। सच में माँ? हाँ मेरी बच्ची, सच में। रीना अपनी बेटियों को बहला फुसला लेती है, लेकिन उसे पता था कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो अपनी बच्चियों का पेट भर सके। तभी वहां पर एक औरत आती है। भाई साहब, 5 समोसे पैक कर दीजिए।
और वो औरत देखती है कि काव्या उसकी ओर ललचाई आंखों से देख रही है। वो औरत उनके पास जाती है। आपको भी समोसा खाना है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैम साहब, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी बच्चियों को समोसे खिलाने हैं। अभी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम अपना और अपनी बच्चियों का पेट कैसे भरोगी? रीना उस औरत से कुछ नहीं कह पाती और दुखी हो जाती है। मैम साहब, अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं आपकी जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में काम दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बच्चियों का ख्याल रख पाओगी। वो औरत एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और वो उन तीनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आओ रीना, तुम आज से मेरे साथ इस घर में रहोगी। क्या तुम्हारी बच्चियां स्कूल जाती हैं? नहीं मैम साहब जी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटियों का दाखिला एक स्कूल में करवा दूंगी। रीना बहुत ही भावुक हो जाती है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती मैम साहब। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। आपने इतने मुश्किल समय में मुझे अपने घर पर काम दिया और मेरी बेटियों के बारे में इतना सोचा। रीना, अब तुम रो नहीं। तुम्हारी बेटियां पढ़ लिख कर तुम्हारा खूब नाम कमाएंगी। उस दिन से रीना उस औरत के घर पर रहने लगती है और उसके घर को संभालती है। उस औरत ने उसकी दोनों बेटियों को एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। ऐसे ही समय गुजरता है और काव्या और सानवी भी मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। माँ देखो, आज मुझे स्कूल में ये इनाम मिला है। हाँ माँ, मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हाँ रीना, तुम्हारी बेटियां तो बहुत होशियार हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम इनको पढ़ने के लिए शहर भेज दो। लेकिन आराध्या मैम साहब, मैं कैसे इनको पढ़ा पाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बच्चियों को शहर पढ़ने के लिए भेज दूं। अरे रीना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटियों को शहर में पढ़ाऊंगी। नहीं आराध्या मैम साहब जी, आपने हम पर पहले ही बहुत उपकार किए हैं। इसमें उपकार वाली कौन सी बात है? अब तुम्हारी बच्चियां सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, ये मेरी पोतियों की तरह है मेरे लिए। मेरी खुद की तो कोई बेटी नहीं थी और मेरे बेटे और बहू के भी बेटे ही हैं। काव्या और सानवी मुझे मेरे लिए मेरी पोतियां लगती हैं। और जो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों ने किया, ये दोनों बड़े होकर जब कोई अफसर बन जाएंगी, तब उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। आराध्या उन दोनों को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है और कुछ सालों बाद काव्या और सानवी भी अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती हैं। काव्या एक डॉक्टर बन जाती है और सानवी एक टीचर बन जाती है। कुछ समय से उनकी ताई सीमा एक बीमारी से ग्रस्त थी। सीमा को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा था। माँ, मैं कल आपको शहर लेकर जा रहा हूँ। बेटा, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारी चाची और काव्या सानवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसी वजह से भगवान ने मुझे ये सजा दी है बेटा। आशु अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उस हॉस्पिटल में काव्या डॉक्टर थी। काव्या अपनी चाची का इलाज करती है और कुछ ही हफ्तों में सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिला है। थैंक यू डॉक्टर। तभी वहां सानवी आती है। अरे आशु, ताई जी, आप लोग? अरे बेटी, तुम हमें कैसे जानती हो? ताई जी, मैं सानवी हूँ और ये काव्या है। सीमा और आशु ये सुनकर चौंक जाते हैं। आशु अपनी बहनों को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। काव्या दीदी, आप इतने दिनों से माँ का इलाज कर रही थी, आपने एक बार भी हमें नहीं बताया कि आप काव्या हो। क्यों दीदी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? आशु, तुम तो जानते ही हो कि चाची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मैंने अपने बारे में नहीं बताया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया और तुम लोगों को घर से भी निकाल दिया था। और आज देखो, जिन बच्चियों को मैं मनहूस कहती थी, आज उन्होंने ही मुझे एक नई जिंदगी दी है। और सीमा रोने लगती है।
ताई जी आप रोइए नहीं, जो होना था वो तो हो गया। आपको अपनी गलती का पछतावा है, ये बहुत बड़ी बात है ताई जी। इसके बाद सानवी और काव्या उनको अपने बड़े से घर में ले जाती हैं। अरे सीमा दीदी आप आइए आइए। सीमा रीना से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद वो सभी एक ही घर में रहने लगते हैं। काव्या ने अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था और सानवी ने भी अपने पापा के नाम पर स्कूल खुलवाया था।